इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हमारी इकोनॉमिक्स क्लास में जो विषय है वो मांग की लोच है। पिछले वीडियो में हम मांग की लोच से आप सबका परिचय करवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से समझेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मांग की लोच क्या है। मांग की लोच किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन आ जाता है उसका माप है। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। मांग की लोच। डूले के अनुसार एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहा जाएगा। ये हम पिछले वीडियो में ही जान चुके हैं कि मांग की लोच का अध्ययन करते समय केवल हम संख्यात्मक तत्वों जैसे उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत, इनका ही अध्ययन करते हैं। ऐसे तत्व जिन्हें हम संख्या में नहीं माप सकते जैसे उपभोक्ता की रुचि, मौसम, फैशन इत्यादि को मांग की लोच को ज्ञात करते समय अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो मांग की लोच के प्रकार जैसा कि इस परिभाषा में बताया गया है, इसी से हमारे मांग की लोच वो है निकलती है। मांग की लोच तीन प्रकार की होती है। जब एक वस्तु की मांग की लोच उसी वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग निकाली जाए, भी कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आता है, तो इसे कहा जाता है मांग की कीमत लोच। जब किसी वस्तु की मांग में हुए परिवर्तन को उपभोक्ता की आय के अनुसार मापा जाता है तो इसे बोला जाता है मांग की आय लोच। जब किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को उससे जुड़ी हुई संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। यदि उन वस्तुओं की कीमत के संदर्भ में मांग में परिवर्तन को मापा जाता है तो इसे बोला जाता है मांग की आड़ी या तिरछी लोच। कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें सिर्फ मांग की कीमत लोच का अध्ययन है वो शामिल है। मांग की आय लोच तथा मांग की आड़ी या तिरछी लोच का अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कक्षा 12वीं का शास्त्र में आपके इस साल केवल मांग की कीमत लोच का अध्ययन शामिल है। तो इस मांग की कीमत लोच को मापने का अध्ययन करने की तीन विधियां हैं। ये हैं कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा है हमारा अनुपातिक या प्रतिशत विधि, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड। थर्ड है हमारा बिंदु विधि या ज्यामितीय विधि या ग्राफिक विधि। ये जो पहली जो दो विधियां हैं ये मैथमेटिकल विधियां यानी गणितीय विधियां, यानी इसमें गणित के सूत्र, अंक इत्यादि के माध्यम से मांग की लोच ज्ञात करते हैं। जबकि ये हमारी जो तीसरी विधि है ये हमारी जियोमेट्रिकल मेथड है। इसमें हम रेखा चित्र या मांग वक्र के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि। मांग की कीमत लोच मापने की कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि का प्रतिपादन है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल ने किया था। उनके अनुसार किसी वस्तु की मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस पर किए जाने वाले व्यय में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दिशा को देखना चाहिए। इस विधि के अनुसार किसी वस्तु की मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए तीन स्थितियां हो सकती हैं। इनकी व्याख्या हम निम्न तालिका के अनुसार कर सकते हैं। स्थिति एक, कीमत है
₹2 से घटकर ₹1 हो जाने पर उस वस्तु की मांग 4 इकाई से बढ़कर 8 इकाइयाँ हो जाती हैं। इस दशा में उस वस्तु पर किए जाने वाला व्यय समान रहता है। तो जब किसी वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने पर भी उस पर किए जाने वाला व्यय समान रहे तो इस दशा में जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होती है। कुल व्यय विधि की जो दूसरी स्थिति है वो निम्न प्रकार से है। कीमत के ₹2 से घटकर ₹1 प्रति इकाई होने पर उसकी मांग 4 इकाई से बढ़कर 10 इकाइयाँ हो जाती हैं। इस दशा में वस्तु पर किए जाने वाला व्यय ₹8 से बढ़कर ₹10 हो जाता है। जब कीमत के घटने पर उस पर खर्च किए जाने वाला बढ़ जाता है तो इस दशा में जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होती है। तीसरी दशा में कीमत के ₹2 से घटकर ₹1 होने पर उस वस्तु की कुल मांग 4 इकाई से घटकर 3 इकाई हो जाती है। इस दशा में वस्तु पर किए जाने वाला व्यय ₹8 से घटकर ₹3 हो जाता है। जब वस्तु की कीमत घटने पर कुल व्यय भी घट जाए तो इस दशा में जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। इस तालिका की व्याख्या संक्षेप में हम निम्न तरीके से भी कर सकते हैं। कीमत, कुल व्यय और मांग की लोच। यदि कीमत बढ़ जाए या घट जाए परंतु उस पर किए जाने वाला व्यय है वो समान रहे, बराबर रहे, उसमें कोई परिवर्तन न हो तो इस दशा में जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होगी। दूसरी स्थिति में क्या होता है, जब कीमत के बढ़ जाने पर उस पर किए जाने वाला व्यय घट जाए तथा कीमत के घट जाने पर उस पर किए जाने वाला व्यय बढ़ जाता है, अर्थात उन कीमत और कुल व्यय में नेगेटिव ऋणात्मक संबंध हो, उल्टा संबंध हो तो इस दशा में मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होगी। तीसरी दशा क्या है, जब यदि कीमत बढ़ जाने पर उस पर किए जाने वाला व्यय भी बढ़ जाए तथा कीमत के कम हो जाने पर उस पर किए जाने वाला कुल व्यय भी घट जाता है, अर्थात कीमत और कुल व्यय में धनात्मक पॉजिटिव रिलेशन हो तो इस दशा में जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं, यदि कीमत के घटने या बढ़ने का कुल व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े, कुल व्यय समान रहे तो इस दशा में मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होगी। यदि कीमत और कुल व्यय में उल्टा संबंध हो, कीमत बढ़े तो कुल व्यय घट जाए, कीमत घटे तो कुल व्यय बढ़ जाए तो इकाई से अधिक लोच होगी। तथा यदि कीमत और कुल व्यय में पॉजिटिव संबंध हो, एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज घटे दूसरी भी घट जाए, या कीमत बढ़े तो कुल व्यय भी बढ़ जाए तो इसे इस दशा में जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। इस विधि की व्याख्या हम एक रेखा चित्र की सहायता से भी कर सकते हैं। मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि की व्याख्या हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस रेखा चित्र में हम इन तीनों स्थितियों को प्रकट करेंगे। कैसे? प्रारंभ में जो हमारी स्थिति है वो इस प्रकार होगी, प्राइस OP हो तो हमारा कुल व्यय OE होता है। प्राइस के बढ़ जाने पर OP से बढ़कर OP1 हो जाने पर कुल खर्च बढ़कर OE से OE1 हो जाता है। प्राइस बढ़ा
कुल व्यय भी बढ़ जाए, यानी कि धनात्मक संबंध। तो इस दशा में जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। तो अर्थात ये जो ग्राफ का ये जो पोजीशन है वो इकाई से कम लोच को प्रकट करता है। इसके बाद सेकंड स्टेज में प्राइस के बढ़कर OP1 से बढ़कर OP2 हो जाने पर भी कुल व्यय E1 ही रहता है। इस दशा में प्राइस OP से बढ़कर OP2 होगा, परंतु जो कुल व्यय है वो OE ही रहता है। अर्थात प्राइस घटे या बढ़े, खर्च वही रहे। तो इस दशा में जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई के बराबर होती है। इस रेखा चित्र की तीसरी जो स्थिति है उसमें ग्राफ है वो हमारा इस प्रकार जाएगा। प्राइस के OP2 से बढ़कर OP3 हो जाने पर कुल खर्च है वो OE1 से घटकर OE2 हो जाता है। प्राइस के OP2 से बढ़कर OP3 हो जाने पर कुल खर्च OE1 से घटकर E2 हो जाता है। जब कीमत बढ़े तो कुल व्यय घट जाए, तो इस दशा में जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई से अधिक होगी। तो इस तरह से ये ग्राफ है कीमत लोच की तीनों दशाओं को प्रकट करता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम इस लाइन को डॉटेड फॉर्म में ले लेते हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल है, जो आप पुस्तक में आप देखेंगे इस ग्राफ को, वो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ये हमारा इकाई से कम लोच, ये इकाई के बराबर लोच और ये इकाई से अधिक लोच को प्रकट करता है। तो आशा है आप इस रेखा चित्र की व्याख्या भी मेरे बताए तरीके से आसानी से कर पाएंगे। कैसे, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। OX अक्ष पर हमने कुल व्यय को दर्शाया है, OY अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया है, OP प्रारंभिक मात्रा तथा OE हमारा प्रारंभिक कुल व्यय है। कीमत के OP से बढ़कर OP1 हो जाने पर कुल व्यय E से बढ़कर E1 हो जाता है, OE1 हो जाता है। तो इस दशा में जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई से कम होगी। दूसरी स्थिति में प्राइस के बढ़कर OP से बढ़कर OP2 हो जाने पर भी कुल व्यय है वो OE1 ही रहता है, अर्थात कुल व्यय में कोई कमी नहीं होती। इस दशा में मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होती है। तीसरी जो स्थिति है उसमें प्राइस है वो ये प्राइस है OP2 से बढ़कर OP3 हो जाता है। तो इस दशा में कुल व्यय OE1 से घटकर OE2 हो जाता है। कुल अर्थात कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है, अर्थात इस दशा में जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई से अधिक है। ये ग्राफ है तीनों स्थितियों को इस प्रकार प्रकट करता है। ये हमारी पहली स्थिति है, ये हमारी दूसरी स्थिति को प्रकट करता है और ये वाला जो ग्राफ का हिस्सा है वो हमारी तीसरी स्थिति को प्रकट करता है। मांग की कीमत लोच मापने की हमारी दूसरी विधि का नाम है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस विधि का प्रतिपादन भी डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि में मांग की किसी भी वस्तु की मांग की लोच निकालने के लिए उसकी मांग में हुए प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को उसकी कीमत में हुए प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। सूत्र के रूप में ED यानी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच है वो है मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसे और थोड़ा सरल करके हम लिख सकते हैं
माइनस का निशान पहले P बटे Q इंटू में डेल्टा Q बटे डेल्टा P। अर्थशास्त्र की भाषा में ये जो त्रिकोण जैसा सिंबल है इसे डेल्टा कहा जाता है। अब इनकी व्याख्या, P का हमारा अर्थ होता है आरंभिक कीमत, Q से हमारा अभिप्राय है आरंभिक मांग, डेल्टा Q यानी उसे हम डिनोट करते हैं कि मांग में परिवर्तन, जिसे हम निकालेंगे Q1 माइनस में Q हमें पता है कि ये हमारी आरंभिक मांग है, तो Q1 है वो हमारा होगा नई मांग। इसी तरह डेल्टा P होता है कीमत में परिवर्तन को मापता है, ये इसका सूत्र है P1 माइनस में P होती है हमारी आरंभिक कीमत और P1 होगी हमारी नई कीमत। अब इस विधि को एक गणितीय सवाल के माध्यम से, एक संख्यात्मक सवाल के माध्यम से सीखते हैं ताकि और आसानी से समझ में आए। आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए से कम होकर 2 रुपए हो जाती है, तो मांग 1 आइसक्रीम से बढ़कर 4 आइसक्रीम हो जाती है। प्रतिशत विधि से मांग की लोच है वो ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल से देखते हैं, हमारा P यानी कि आरंभिक कीमत कितनी है हमारी 4, तो P हमारा हो गया 4। P1 नई कीमत हमारी कितनी है भाई, 4 से कम होकर 2 हो गई, तो हमारी नई कीमत है वो 2 है। इसी तरह Q निकालेंगे हम, Q कि भाई मांग आइसक्रीम की कीमत 4 से कम होकर 2 हो गई, तो मांग 1 आइसक्रीम से बढ़कर 4 हो गई, तो हमारी आरंभिक मांग है वो 1 आइसक्रीम है। इसी तरह Q1 है वो हमारा होगा 4। अब हम निकालेंगे डेल्टा P है सूत्र हमारा P1 माइनस में P, तो P1 2 घटा में 4, तो ये हमारा हो जाता है माइनस में 2। अब हम निकालेंगे डेल्टा Q है उसका सूत्र है हमारा Q1 माइनस में Q, तो हमारा Q1 है 1 और जो हमारा Q है वो है 4, तो ये हमारा आ गया -3। अब हम इन वैल्यूज को सूत्र में पुट कर देंगे, P अपॉन में Q, माइनस का निशान पहले, P अपॉन में Q, P है हमारा 4, Q है हमारा 1, इंटू में डेल्टा Q है हमारा -3 बटे में डेल्टा P है हमारा -2। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का निशान पहले इंटू में -6, सोल्व होने के बाद ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 6। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मांग की लोच है वो हमारी 6 आई है, तो हम यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। विद्यार्थियों, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, यदि पेपर में कोई संख्यात्मक इस तरह से मांग की लोच में कोई प्रश्न आता है, जब आप उसको सोल्व कर लेते हैं तो लास्ट में आप है अपने उत्तर की जो व्याख्या है वो अवश्य लिखेंगे। यदि ये जो हमारा जो आंसर है वो 1 से ज्यादा हो तो हम लिखेंगे कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। यदि ये 0.75 0.6 यानी 1 से कम आता है तो हम लिखेंगे मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से कम है। और यदि हमारा आंसर 1 आ जाता है तो हम लिखेंगे कि मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है। यही चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती हैं, जो चेकर है उस पर एक अच्छा प्रभाव डालती हैं। अब हम एक छोटी सी व्याख्या करेंगे कि ये सूत्र में
पहले हम ये माइनस का निशान क्यों लगाते हैं? हमें पता है इसका कारण क्या है। हमें पता है कि मांग और उसकी कीमत में जो संबंध है वो विपरीत होता है। यानी कि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। तो मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध होने के कारण या ऋणात्मक संबंध होने के कारण जो हमारा उत्तर है वो हमेशा ही माइनस में आएगा। तो उस ऋणात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए हम सूत्र में ये माइनस का निशान लगा देते हैं, ताकि जो हमारा उत्तर है उसकी जो व्याख्या है वो गलत न हो। मांग की कीमत लोच मापने की हमारी तीसरी और जो अंतिम विधि का नाम है बिंदु विधि। इसे ज्यामिति विधि या ग्राफिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग किसी मांग वक्र पर किसी खास बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जो मांग की लोच मापने का जो सूत्र है वो होगा हमारा ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है बिंदु से निचला भाग। मान लीजिए हम किसी P बिंदु पर मांग की लोच है वो ज्ञात कर रहे हैं, तो इस बिंदु से नीचे का भाग बटे में इस बिंदु से ऊपरी भाग यानी लोअर पार्ट बटे में अपर पार्ट। विद्यार्थियों, इस सूत्र को याद रखने के लिए हम एक आसान सा शब्द याद रख सकते हैं ELU, क्योंकि परीक्षा में या जब हम इस प्रश्न को याद करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये ऊपर वाला हिस्सा आएगा कि नीचे वाला, नीचे क्या रखना है। तो इसका याद रखने का बड़ा ही आसान सूत्र है ELU यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू लोअर बटे में अपर। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप आज के बाद आप इस सूत्र में कभी गलती करेंगे। हमेशा हमने एक ही बात याद रखनी है ELU। तो ग्राफिकल रूप में इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। OX पर हमने मात्रा को दर्शाया है, OY पर हमने कीमत को दर्शाया है। ये जो मांग AB हमारा मांग वक्र है। यदि हम इस किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए इस P बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो ये निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा है। इस रेखा चित्र पर है वो पांचों बिंदु हैं जो मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो हमारी संभव है। इस B बिंदु पर जो हमारी मांग की लोच है वो 0 होगी। B और P के बीच में हमारी जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। बिंदु P चूंकि इस दोनों के बिल्कुल बीच में है, इसलिए यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। बिंदु A और P के बीच में हमारी जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होगी और बिंदु A पर जो मांग की लोच है वो अनंत होगी। इस तरह से हमारा मांग की कीमत लोच मापने की जो विधियां हैं ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आज के वीडियो के इस अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर किसी वस्तु की जो मांग है उसकी लोच निर्भर करती है। तो इनमें सबसे पहले है वस्तु की प्रकृति। वस्तुओं को कई भागों में बांटा जा सकता है। अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, भोजन, आरामदायक वस्तुएं जैसे फ्रिज, कूलर, विलासिता की वस्तुएं जैसे गाड़ी, AC इत्यादि। तो जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो बेलोचदार होती है। इसके विपरीत आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं की जो मांग है वो अत्यधिक लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध हैं उन वस्तुओं की मांग की लोच है वो लोचदार होती है। उदाहरण के लिए पेप्सी और कोका कोला। यदि पेप्सी अपने दाम बढ़ा देती है तो जो उपभोक्ता पेप्सी का प्रयोग करते थे वो अब कोका कोला का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। हमारा तीसरा बिंदु है विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं।
जिन वस्तुओं के एक से ज़्यादा उपयोग होते हैं उनकी जो मांग है आमतौर पर लोचदार पाई जाती है। उदाहरण के लिए दूध। दूध का प्रयोग हम मिठाई बनाने के लिए, चाय में, बच्चों को पीने के लिए इत्यादि कामों में प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि दूध की कीमतें बढ़ जाती है तो हम सिर्फ आवश्यक कार्यों में प्रयोग करेंगे। यदि दूध की कीमत कम होती है तो उसे मिठाई बनाने में भी प्रयोग करेंगे, उसे चाय बनाने में भी, उसे बच्चों को पीने के लिए प्रयोग करेंगे। तो इस वजह से दूध की जो मांग है वो लोचदार हो जाती है। हमारा चौथा बिंदु है उपभोग का स्थगन। जिन वस्तुओं के उपभोग को, जिन वस्तुओं की जरूरत को हम कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं, जैसे कि गाड़ी लेना है। गाड़ी के उपभोग को उपभोक्ता है वो स्थगित कर सकता है। तो इस वजह से जो गाड़ी की जो मांग है वो लोचदार होगी। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोग का स्थगन संभव नहीं है, जैसे कि दवाई, उनकी जो मांग है सामान्यतः बेलोचदार होती है। हमारा अगला बिंदु है उपभोक्ता की आय। सामान्यतः जिन उपभोक्ता की आय बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उन द्वारा मांग की जाने वाली वस्तुओं की मांग है वो बेलोचदार होती है। इसके विपरीत मध्यम वर्ग से संबंध रखने वाले उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग करते हैं उनकी जो मांग की कीमत लोच है वो लोचदार होती है। हमारा छठा बिंदु है उपभोक्ता की आदत। ऐसी वस्तुएं जिनकी उपभोक्ता को आदत हो जाती है, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, इनकी जो मांग है बेलोचदार हो जाती है। इनकी कीमत बढ़ जाने पर भी उपभोक्ता अपनी आदत की वजह से इनका त्याग नहीं कर पाता है। इस वजह से इनकी मांग है वो बेलोचदार होती है। अगला हमारा बिंदु है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। यदि उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग किसी वस्तु पर खर्च करता है, जैसे भोजन, मनोरंजन, कहीं बाहर घूमना फिरना इत्यादि, इन से संबंधित वस्तुओं की जो मांग है वो ज़्यादा लोचदार होगी। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत ही कम भाग खर्च करता है, जैसे अखबार, टूथपेस्ट इत्यादि, इन सब की जो मांग है वो बेलोचदार होती है। हमारा अगला बिंदु है कीमत स्तर। कीमत स्तर जितना ज़्यादा होता जाएगा, जो मांग की लोच है वो उतनी ही लोचदार होती जाएगी। सामान्यतः उच्च कीमत स्तर पर मांग की लोच वो लोचदार होती है तथा कम कीमत स्तर पर बेलोचदार होती है। हमारा अंतिम बिंदु है समय अवधि। समय अवधि जितनी कम होगी, उस वस्तु की मांग की जो लोच है वो उतनी ही बेलोचदार होगी। इसके विपरीत दीर्घकाल में सभी वस्तुओं की जो मांग की लोच है उसमें लोचदार होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी आदत को बदल सकता है, अपनी आय को बढ़ा सकता है। तो इन सब कारणों से दीर्घकाल में जो वस्तु की मांग है वो ज़्यादा लोचदार पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा मांग की लोच का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। यदि आपको इस संबंध में कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई डाउट है या कोई बिंदु समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।